भारत में ज़्यादातर लोगों को उनकी ज़मीन विरासत में मिलती है, पिता, दादा या परदादा से। लेकिन कई बार इन ज़मीनों के कागजात नहीं होते, और अगर वक्फ बोर्ड कह दे कि ये ज़मीन उनकी है, तो भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो आपको वो ज़मीन वापस दिला सके, क्योंकि वक्फ बोर्ड के सिर्फ कहने से वो ज़मीन उनकी हो जाती है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 लाई है। लेकिन इससे पहले समझते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे। अरब की तड़पती रेत पर जब इस्लाम अपने पैगाम के साथ फैल रहा था, तब एक परंपरा ने जन्म लिया, अपनी ज़मीन को अल्लाह की राह में दान करने की परंपरा। इसी परंपरा का नाम था वक्फ। ज़मीन जो दान की गई थी नेक कामों के लिए, लेकिन वक्त के साथ वही ज़मीन विवादों, भ्रष्टाचार और राजनीति की भेंट चढ़ गई। क्या आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास भारत की करीब 6 लाख एकड़ ज़मीन है, जिनकी कीमत 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है किसी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर दान देना, जिससे उसका उपयोग सिर्फ धार्मिक और सामाजिक भलाई के लिए हो सके। वक्फ की संपत्ति को ना बेचा जा सकता है और ना ही गिफ्ट किया जा सकता है, सिर्फ धार्मिक और सामाजिक उपयोग के लिए किराए पर दिया जा सकता है। 7वीं सेंचुरी में हज़रत उमर अल खत्ताब, जो दूसरे खलीफा थे, उन्होंने खैबर की लड़ाई में एक उपजाऊ ज़मीन जीती थी। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद से सलाह ली कि वो इस ज़मीन का कैसे इस्तेमाल करें। पैगंबर ने कहा, इस संपत्ति को रोको और उसका फल लोगों को दो। लेकिन कैसे? तो अल्लाह के नाम पे दान करके। मतलब ज़मीन को बेचो मत, लेकिन इसका उपयोग गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा में करो। यह घटना इस्लाम में पहला वक्त माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद ने जब कहा तुम्हारी कमाई में गरीबों का हक है, इस बात ने उस समाज की नींव हिला दी, और यहीं से जन्मे इस्लाम के 4 सिद्धांतों ने इसे काफ़ी आगे बढ़ाया। पहला था ज़कात। इस्लाम में हर मुसलमान पर यह जरूरी कर दिया गया कि वो अपनी कमाई का एक हिस्सा, लगभग 2.5% गरीबों और ज़रूरतमंदों को दे। ये कोई इच्छा से किया जाने वाला दान नहीं था, बल्कि एक फ़र्ज़ था। इससे समाज में अमीर और गरीब के बीच का फ़र्क थोड़ा कम हुआ और धन का सही तरीके से बंटवारा होने लगा। दूसरा था सदका। सदका अपनी मर्जी से या खुशी से दिया जाने वाला एक दान है। कोई भी कभी भी किसी की भी मदद कर सकता है, चाहे पैसे से करे या ज़मीन देकर। इसने इंसानियत और आपसी मदद की भावना को बढ़ाया। तीसरा था रिबा। इस्लाम में ब्याज यानी रिबा को हराम करार दिया गया है। कारण ये था कि ब्याज गरीब को और गरीब और अमीर को और अमीर बना देता है। इसने आर्थिक शोषण पर रोक लगाने की कोशिश की थी। चौथा था विरासत का अधिकार। इस्लाम ने पहली बार महिलाओं को विरासत में हिस्सा दिलवाया। साथ ही अनाथ बच्चों के लिए हक की रक्षा करना हर मुसलमान की धार्मिक जिम्मेदारी बना दी। इससे समाज में बराबरी और कमज़ोर लोगों को सुरक्षा मिली। पांचवा था उम्मा। इस्लाम ने सिखाया कि मुसलमान अब सिर्फ अपने कबीले या जाति से नहीं, बल्कि पूरे मुसलमान समुदाय से जुड़ा हुआ है। इस सोच ने जात पात को कम कर दिया और समाज में एकता और भाईचारा को बढ़ाया। ये जो वक्त है, ये सीधे तौर पर सदका और उम्मा की भावना का विस्तार था, जिससे अब दौलत घमंड की चीज़ नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बन चुकी थी। इसका मतलब था कि संपत्ति पे अब सिर्फ मालिक का अधिकार नहीं है, बल्कि उसमें समाज का भी हक है। दान देना एक धार्मिक कर्तव्य बना दिया गया। इसमें समाज के गरीब, यतीम और बेसहारा लोगों को मदद मिलने लगी। भारत में वक्फ की परंपरा तब शुरू हुई जब 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली की गद्दी पर बैठा एक तुर्क शासक इल्तुतमिश, उसने देखा कि हिंदुस्तान में इस्लाम फैल रहा है, मस्जिदें बन रही हैं, मदरसे खुल रहे हैं, लेकिन उनकी कोई परमानेंट इनकम नहीं है। एक रात उसने एक फरमान जारी किया, राजधानी के पास 50 बीघा जमीन वक्त के नाम कर दिया, ताकि वहाँ की सूफी संत, दरवेश और छात्रों का पेट भरा जा सके। यही था भारत में पहला दर्ज वक्त। धीरे धीरे वक्त एक आदत बन गया। हर शासक, हर नवाब, हर सूफी कभी मस्जिद के लिए, कभी मदरसे के लिए, कभी किसी दरगाह के चिराग के लिए ज़मीनें वक्त करते गए। दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से हैदराबाद वक्त फैलता गया। मुग़ल दौर आते आते अब वक्त को एक नया रफ्तार मिल चुका था। उस समय उन्होंने जो भारत की ज़मीनें मस्जिदों और दरगाहों के लिए दान की थी, ये सारी ज़मीनें वक्त की संपत्ति बन गई। मुग़ल बादशाह जैसे बाबर, अकबर और औरंगजेब ने वक्त को और बढ़ावा दिया। उन्होंने मदरसों, मस्जिद और धर्म स्थलों को ज़मीनें दी। उन्होंने बाकायदा वक्त ज़मीनों की देखभाल के लिए लोग भी रखे, जिन्हें मुतवल्ली कहा जाता था। साल 1800 के शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी धीरे धीरे भारत पर अपना शिकंजा कस रही थी। जमींदारी, राजस्व, अदालतें सब उनके हाथ में आ चुकी थी। और तभी उन्हें एक अजीब चीज़ दिखती है। दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद जैसे शहरों में हजारों बीघा जमीन है, जिनका ना मालिक है और ना खरीदार,
और उसका ना कोई वारिस था और उस दुकान से आने वाला किराया किसी मुतवल्ली नाम के आदमी के पास जा रहा था। उन्होंने देखा कि बहुत सारी जमीनें और दुकानें ऐसे लोगों के नाम पर है जिनका नाम दस्तावेज में है ही नहीं, बस लिखा है अल्लाह के नाम पर वक्त। अब अंग्रेजों को समझ नहीं आया, कोई जमीन भगवान के नाम पर कैसे हो सकती है? अगर मालिक कोई नहीं है तो सरकार किराया किससे ले? अंग्रेजों ने अदालत में इस पे सवाल उठाए। ब्रिटिश सरकार ने कहा, वक्त कोई वैध लीगल चीज नहीं है, ये सिर्फ बहाना है जिससे लोग संपत्ति अपने बच्चों के लिए बचा लेते हैं। ये कानून का उल्लंघन है। और फिर एक बहुत बड़ा केस हुआ, अब्दुल फतेह वर्सेस रुस्मायधर चौधरी 1894। इस केस में ब्रिटिश अदालत ने कहा, अगर कोई आदमी कहता है कि वो जमीन अल्लाह के नाम पर दे रहा है लेकिन उसका परिवार ही उससे फायदा उठा रहा है तो ये गलत है, ऐसा वक्त वैध नहीं माना जाएगा। इस फैसले से हजारों वक्त संपत्तियों पर संकट आ गया और बहुत सारी जमीनें जब्त कर ली गई। इस फैसले के बाद भारत के मुसलमानों में गुस्सा फैल गया। उन्होंने कहा कि वक्त हमारी धार्मिक परंपरा है, अंग्रेज हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं। लगातार बढ़ते विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1913 में एक नया कानून बनाया जिसे कहा गया वक्त वैलिडेटिंग एक्ट 1930। इस कानून में कहा गया वक्त करना वैध है। अगर कोई व्यक्ति अल्लाह के नाम पर संपत्ति देता है और उसका उद्देश्य समाज की सेवा है तो वो स्वीकार किया जाएगा। मुतवल्ली, देखभाल करने वाला, संपत्ति को बेच नहीं सकता, बस उसका इस्तेमाल तय नियमों के अनुसार कर सकता है। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ भी चालाकी किया। हालांकि उन्होंने वक्त को वैध मान लिया लेकिन पूरी नियंत्रण व्यवस्था अपने हाथों में रखा। वक्त संपत्ति का रिकॉर्ड सरकार के पास रखने लगे। मुतवल्ली को कोर्ट के अधीन कर दिया गया। वक्त मामलों को कानूनी जाल में फंसा दिया गया। धीरे धीरे वक्त की संपत्ति आपस में बंटने लगी। आज़ादी तक आते आते वक्त पूरी तरह से बिखर चुका था। जब भारत को आज़ादी मिली 1947 में, उस समय हजारों वक्त संपत्तियां बर्बाद हो चुकी थी। कई जमीनों का रिकॉर्ड ही नहीं था। कुछ वक्त संपत्तियां सरकार के कब्जे में थी। कुछ मुतवल्ली रिश्वत और राजनीति में फंस चुके थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वक्त को पूरी तरह से नहीं समझा था। उनके लिए वक्त एक समस्या था, लेकिन भारतीय मुसलमानों के लिए वो एक पवित्र जिम्मेदारी थी। अंग्रेजों ने मजबूरी में कानून बनाया लेकिन उनके साथ चालाकी भी कर दी और उसी समय से वक्त की व्यवस्था कमजोर होती चली गई। भारत में वक्त बोर्ड द्वारा जमीनें गैर कानूनी तरीके से हड़पने का मुद्दा हाल ही के वर्षों में काफी चर्चा में रहा है। कई रिपोर्ट्स, कोर्ट्स केस और मीडिया स्टिंग में ये सामने आया कि कैसे वक्त बोर्ड किसी जमीन पर दावा कर रही है। वक्त बोर्ड के पास एक अधिकार है कि वो किसी भी जमीन को वक्त की संपत्ति घोषित कर सकता है, भले ही उस जमीन पर आज तक कोई मस्जिद, मदरसा या मजार ना हो। कोई परिवार दशकों से अपनी जमीन पर रह रहा है, लेकिन अगर वक्त बोर्ड ने उसे अपने रिकॉर्ड में वक्त घोषित कर दिया तो कानूनी तौर पे उस जमीन का मालिक वक्त बन जाता है। भारत में बहुत से लोग अपने दादा परदादा की जमीन पर रहते हैं, लेकिन जमीन के कागज उनके पास नहीं होते। वक्त बोर्ड ऐसे मामलों में दावा करता है कि ये जमीन कभी किसी मुसलमान ने धार्मिक कार्य के लिए दान में दिया था। अब उसके परिवार या वारिस नहीं है तो ये जमीन वक्त की हो गई। बिना अदालत में केस लड़े वक्त बोर्ड इसे हड़प लेता है। कई बार तो वक्त बोर्ड ने सरकारी जमीनों जैसे रेलवे की जमीन, स्कूल और अस्पतालों की जमीन पर भी दावा किया है कि ये जमीन भी वक्त बोर्ड की है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के लातूर में किसानों की जमीन का दावा। दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र वक्त बोर्ड ने लातूर जिले में ताले गांव में लगभग 300 एकड़ जमीन पर दावा किया कि ये वक्त बोर्ड की जमीन है और 103 किसानों को नोटिस जारी कर जमीन खाली करने का आदेश दे दिया। किसानों का कहना है कि वे पीढ़ियों से इस जमीन पर खेती कर रहे हैं और उनके पास जमीन के कागजात भी मौजूद हैं। वक्त बोर्ड का दावा है कि ये जमीन उनकी संपत्ति है और किसानों को इसे खाली करना चाहिए। कुछ ऐसा ही दावा उन्होंने 2022 में भी किया था। तमिलनाडु वक्त बोर्ड ने तिरुचेंदुरई गांव की पूरी भूमि, जिसमें एक 1500 साल पुराना सुंदेश्वर मंदिर भी शामिल है, उस पर अपना दावा किया है। ये मामला तब सामने आया जब एक स्थानीय निवासी अपनी 1 एकड़ जमीन बेचने गया। उसे वहां बताया गया कि ये जमीन वक्त बोर्ड की संपत्ति है। गांव वालों ने इस दावे का विरोध किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। जनवरी 2025 में रिपोर्ट्स में सामने आया कि वक्त बोर्ड ने कौशाम्बी जिले में 413 सरकारी भूमियों पर भी कुल मिलाकर 93 हेक्टेयर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इन जमीन पर ईदगाह, कब्रिस्तान, दरगाह और करबला जैसे धार्मिक स्थल बनाए गए हैं। जिला प्रशासन ने इस मामले की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी और आगे की कार्रवाई के इंतजार में है। ऐसा ही एक और दावा किया गया। 4 अक्टूबर 2024 में कर्नाटक वक्त बोर्ड ने विजयपुरा जिले में होनवाड़ा गांव में 1200 एकड़ जमीन को अपनी संपत्ति बताया और किसानों को नोटिस जारी किया। किसानों का कहना है कि वे अपनी जमीन के मालिक हैं और पीढ़ियों से ये यहाँ खेती कर रहे हैं।
वक्फ बोर्ड का दावा है कि ये ज़मीन अमीनुद्दीन दरगाह की संपत्ति है। हालांकि वहाँ के लोगों का कहना है कि ऐसी कोई दरगाह अस्तित्व में है ही नहीं। 2022 में कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने राज्य में 2900 एकड़ सरकारी जमीन को वक्फ की संपत्ति बताया था, जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख करोड़ से अधिक थी। इस दावे में रेलवे, स्कूल और अस्पताल की भूमि भी शामिल थी, जिससे सरकारी संस्थाओं और स्थानीय लोगों में काफ़ी टेंशन का माहौल बन गया था। वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड स्वतः मान्य होता है, यानी उन्हें कोर्ट में साबित करने की जरूरत नहीं होती कि ये ज़मीन उनकी है। ऐसे सिचुएशन में आम लोग कोर्ट जाते हैं, लेकिन वो उसी में उलझ कर रह जाते हैं और वक्फ बोर्ड उस पर कब्जा कर लेती है। कुछ मामलों में वक्फ बोर्ड या उससे जुड़े लोग पुराने कागजात बनवाकर दावा करते हैं कि ज़मीन धार्मिक थी। 1980 से 1990 के दस्तावेज बनवा लिए जाते हैं। लोकल ऑफिसर्स की मिली भगत से उन्हें रिकॉर्ड में भी जोड़ दिया जाता है और अचानक से एक किसान की ज़मीन वक्फ की प्रॉपर्टी बन जाती है। अगर वक्फ बोर्ड ने किसी ज़मीन को अपना घोषित कर दिया तो मालिक को कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन वक्फ को कुछ साबित नहीं करना पड़ता। ये भारतीय संविधान के न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है, जहां माना जाता है कि कोई भी किसी की संपत्ति पर बिना सबूत के दावा नहीं कर सकता। इसलिए सरकार लाई है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। ये बिल कहता है कि वक्फ बोर्ड को अब किसी भी जमीन पर दावा करने से पहले पुख्ता सबूत देने होंगे। बिना कोर्ट के आदेश के कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित नहीं की जा सकती। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 भारत सरकार का एक नया कानून है जो वक्फ बोर्ड और वक्फ की ज़मीनों के प्रबंध से जुड़ा है। इसमें पुराने कानूनों में कुछ ज़रूरी बदलाव किए गए हैं, जैसे कि अब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम लोग भी शामिल हो सकेंगे। कम से कम 2 मुस्लिम महिला हर बोर्ड में होगी। सरकार अब तय करेगी कौन सी ज़मीन वक्फ की है और कौन सी नहीं। वक्फ की सभी ज़मीनों को अब डिजिटल सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी अब वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और उस पर कंट्रोल सरकार का होगा। 2025 के इस नए बिल में कहा गया है, अगर आपकी ज़मीन पर वक्फ दावा करता है तो सरकार उसे पहले जांच करेगी कि वो दावा सही है या नहीं। अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तब भी आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। और सबसे ज़रूरी, अब ये ज़मीनें ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज होगी ताकि कोई भी गलत दावा न कर सके। ये बिल उन लाखों लोगों के लिए है जिनकी ज़मीनें बिना कसूर वक्फ की घोषित कर दी गई थी। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, ये न्याय की तरफ एक कदम है।